नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 यानी कार्यपत्रक संख्या 2 को। और इसमें हम जारी रखेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 3rd चैप्टर मुद्रा एवं साख। इंग्लिश में कहें तो मनी एंड क्रेडिट, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करें मनी की। पिछली वर्कशीट में हमने मनी की बात की, पैसे की बात की, और इस वर्कशीट में बात करेंगे हम साख की, लोन की, कि किसी को अगर लोन लेना हो तो लोन कहाँ से लिया जा सकता है, ओके, और कैसे लेना चाहिए और कहाँ से लिया जा सकता है तो वहाँ से क्यों लेना चाहिए। साथ ही साथ हम आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई के बारे में सुना होगा आपने, नोट के ऊपर देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही तो नोट जारी करता है, ओके। उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो नोट जारी कैसे करता है, ये सब कुछ भी हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। फिर इजी से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि ये जो हमारी आज की वर्कशीट है ये हमारे 3rd चैप्टर की वर्कशीट रहेगी, मुद्रा एवं साख, जो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आमतौर पे इसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा या फिर नोट पे तो बहुत बार देखा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कैसे? बैंक क्या करता है? बैंक पैसे देता है ना, लोन वगैरह देता है। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बैंकों को ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लोन देता है, ओके। इसके अलावा बैंक जो होते हैं उनके ऊपर एक तरीके से निगरानी रखने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उनके रूल क्या होंगे, उनके लिए कितनी ब्याज की दर होगी, सर, ये सब कुछ काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इसे बोलते हैं बैंकों का बैंक, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है आरबीआई का, वो काम है नोट जारी करना। सारे जो नोट जारी किए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है वो ये कि आरबीआई का फुल फॉर्म आपको लिखना है कि आरबीआई का अर्थ क्या है, ओके। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से इसको समझ लोगे। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बैंकों का बैंक हो गया, ओके, जो नोट जारी करता है और बाकी बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है। इसके अलावा बाकी बैंक की बात करें तो वो बहुत सारे कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? पहला तो ये कि लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, मतलब सेफ्टी देते हैं ना, पैसा एक्स्ट्रा है वहाँ पे जमा करवा दो। काम कौन करा? बैंक करा है। और लेकिन मजे की बात यह है कि जो पैसा हम जमा करवाएंगे उसके ऊपर सूद यानी ब्याज भी देगा। मजे वाली बात है ना, पैसा जमा करवाए और उसके ऊपर वो हमें देंगे ब्याज। हालांकि ब्याज थोड़ा सा कम होता है लेकिन सेफ्टी भी होती है और पैसा भी हमें मिलता है। तो पहला काम क्या हुआ कि ये जो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो जमा करवाना चाहे तो जमा को स्वीकार करते हैं बैंक, और जमा के ऊपर ब्याज भी देते हैं, ओके। पहला काम हो गया। जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो अपने खाते से इसे वो निकाल भी सकते, यानी कि जमा करवा दिया, जिसका मतलब ये नहीं कि वो कहेंगे कि भाई ज़रूरत है और ज़रूरत पे वो कह दे कि अब तो पैसे है नहीं, कल आना, ऐसे नहीं कह सकते। आप जब मर्जी जाओ वहाँ से उस पैसे को निकाल सकते हो, इसलिए इसको मांग जमा भी बोलते हैं। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड की तो हमें वापस में दे देगा बैंक, ओके। तो पहला काम समझ में आ गया ना कि हम बैंक है वो जमा पूंजी को स्वीकार करता है और उस पर लोगों को ब्याज भी देता है। वर्तमान में सरकार द्वारा, इसके अलावा दूसरा काम क्या है कि वर्तमान में सरकार के द्वारा जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पेंशन मिलती है, जो बुजुर्गों को मिलती है या फिर जो जॉब वगैरह में थे उनको मिलती है, सब्सिडी मिलती है, वो भी बैंक खाते में ही ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि पहला काम मांग जमा स्वीकार करना। दूसरे ये कि सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है, पेंशन दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, वो भी बैंक खातों के द्वारा ही हम तक पहुंचती है। तो ये दूसरा काम है, ये भी बैंक करते हैं। अगर बैंक नहीं होते तो क्या होता, बड़ी दिक्कत होती ना। उसके अलावा तीसरा जो काम है वो है साख, यानी कि उधार, यानी कि लोन देने का काम, ओके। यहाँ पे जरूर नहीं कि आप साख लिखो, कंफ्यूज हो गए साख क्या है, आप यहाँ पे लोन लिख दोगे, ओके, लोन या ऋण लिख दोगे, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो तीसरा जो काम है बैंक है वो ऋण देने का काम करते हैं, ओके। अब ऋण कहाँ से देते हैं? जो हमने पैसे जमा किए, ओके, जमा किए, अब जो जमा करते हैं ना पैसे, उसका 15% बैंक अपने पास रखता है, ओके। 15%, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए जमा हुए तो 15,000 अपने पास रखेंगे, बाकी 85,000 जो रुपीज़ है, 85% वो लोन देने में वो यूज़ करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, ओके। अब लोन क्यों देते हैं? लोन देने का कारण ये है कि बैंकों को आय यहीं से होती है। जब लोन देते हैं तो उनसे ब्याज लेते हैं और वो ब्याज ज़्यादा लेते हैं, ओके। और जिन्होंने पैसे जमा कराए उनको बैंक ब्याज देगा, लेकिन वो ब्याज कम होता है। तो जो बीच का अंतर रह जाता है ना, ज़्यादा ब्याज और कम ब्याज का,
उसी से ही पैसा बनता है बैंक का, यानी कि वही आय का स्रोत होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि बैंक की आय का स्रोत क्या है, कि बैंक है जिन लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होता है वो जमा करवाते हैं, और जिनको आवश्यकता होती है बैंक उनको लोन देती है, यानी कि बिचौलिए का काम करते हैं। लेकिन बैंक ब्याज देते कम है और लेते ज़्यादा है, जो अंतर रह गया वही उसकी आय का साधन होता है। ओके, तो 3 काम समझ में आ गए। जमा स्वीकार करता है, इसके अलावा सरकारी जो सुविधाएं होती है जैसे स्कॉलरशिप है, पेंशन, सब्सिडी, वही बैंक के द्वारा हमें मिलती है, और तीसरा बैंक ऋण यानी कि लोन भी देते हैं। ओके, अब जो ऋण लेते हैं हम यानी कि लोन देना हो, तो इसके 2 स्रोत होते हैं, 2 जगह से हम ले सकते हैं। कौन कौन से? एक तो औपचारिक स्रोत है और दूसरा अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत कौन से हैं? जैसे बैंक, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, या आगे, या फिर गांव में कोई बच्चा अगर गांव से बिलोंग करता है तो आपने देखा होगा जो सोसाइटीज़ होती है, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी होती है, मिनी बैंक जिनको बोलते हैं, तो वो भी इसी में आते हैं। ओके, अब ये औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? औपचारिक स्रोत वो होते हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं और जहां पर नियम कायदे कानूनों का पालन होता है, नियम कायदे कानून माने जाते हैं, वो होते हैं औपचारिक स्रोत। ओके, तो ये औपचारिक स्रोत हो गई। समझ में आ गया ना कि औपचारिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं और जहां पर सरकार के नियम कायदे कानूनों का पालन होता है, उन्हें कहते हैं हम औपचारिक स्रोत। एग्जाम्पल कौन से देंगे? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या, ये हम नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करने वाले डिटेल में। ओके, यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह भी एक होता है। उसके साथ साथ दूसरा जो स्रोत कौन सा होता है? अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत कौन से होते हैं? जैसे आपके फ्रेंड हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके साहूकार हो गए, साहूकार मतलब जैसे आड़ती भी बोल देते हैं उनको, वो हो गए, आपके घर वाले हो गए, या फिर गांव में कोई बड़ा जमींदार है वो हो गया। ये सभी आ गए अनौपचारिक स्रोत में। अब जो अनौपचारिक स्रोत में रिश्तेदार हो गए, आड़ती हो गए, आपका फ्रेंड हो गया, आपके घर वाले हो गए, यानी कि परिवार वाले हो गए, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं ना सरकार के अंडर में आ रहे हैं, नियम कायदे कानून निश्चित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो 2 स्रोत हो गए, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों जगह से हम लोन ले सकते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक स्रोत से हम लोन लेते हैं वो महंगा होता है। ओके, अब जो औपचारिक स्रोत से लेंगे, बैंक से लेंगे, एक चीज़ तो ये होती है कि उसमें रेट फिक्स होता है। फिक्स मतलब आप अगर दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक चले जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, आप चाहे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, अगर पीएनबी का, एसबीआई का, तो वो एक जैसा ही रेट मिलेगा आपको, फिक्स। दूसरा, वो कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। जबकि जो अनौपचारिक स्रोत होता है, रिश्तेदार होता है या आड़ती होता है, तो एक तो रेट फिक्स नहीं है, एक व्यक्ति किसी रेट से देगा, दूसरा किसी रेट से, दूसरा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो देखते हैं कि आपका चेहरा देख करके आपको काटते हैं कि 2 रुपये सैकड़ा होगा या फिर 5 रुपये सैकड़ा होगा। 2 रुपये सैकड़ा समझते हैं ना, मंथली की बात कर रहा हूँ, 24% के आसपास हो गया। जबकि जो बैंक लोन देते हैं वो लगभग 8% के आसपास या 8 to 9% के आसपास मिल जाता है, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा, कम से कम बता रहा हूँ, इतना महंगा होता है। ओके, दूसरे ये कि रेट फिक्स भी नहीं होता। और एक और अंतर भी होता है, जो औपचारिक स्रोत होता है, यहाँ से जो उन्होंने कह दिया कि आप 20 सालों में लोन लौटाएंगे, तो ठीक है, 20 सालों की बात है। अनौपचारिक स्रोत में ये होता है, मान लीजिए कि जिससे आपने पैसे लिए वो कल को गांव में या फिर शहर में कहीं पे सरपंच के इलेक्शन में या फिर जो काउंसिल के इलेक्शन है उसमें खड़ा हो गया, आपने वोट नहीं दिए, कल ही आ जाएगा, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, कहाँ से देंगे। ओके, दूसरा जो बैंक है उससे लोन ले लिया और हम नहीं दे पाए, तो वो लठ नहीं बजा सकते, ऐसे नहीं कि गुंडे लेकर के आ जाएंगे, पैसे दो पैसे दो, जबकि अनौपचारिक स्रोत वाले ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए कहाँ से लोन लेना है? औपचारिक स्रोत से लेना चाहिए। क्यों? ब्याज की दर निश्चित होती है, ब्याज की दर कम होती है, वहाँ पर जो शर्तें होती है वो निश्चित होती है। ओके, और भुगतान है वो निश्चित समय में हम कर सकते हैं, वापसी के लिए गलत हथकंडे नहीं अपना सकते। ओके, और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि औपचारिक स्रोत में आते हैं बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, और अनौपचारिक स्रोत में आ गए आपके मित्र, रिश्तेदार, आड़ती एटसेट्रा, बड़े व्यापारी, ये सब कुछ आ गए। ओके, तो इसलिए हमें कहाँ से लोन लेना चाहिए? हमें लोन लेना चाहिए औपचारिक स्रोत से, क्योंकि जब हम ब्याज कम देंगे तो इसका मतलब हमें फ़ायदा होगा, अदरवाइज तो हम ब्याज ही देते रहेंगे, लोन लेना हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा, यानी जो कुछ है हमारे पास वो भी बेचना पड़ जाएगा। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार देने वाले से ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण की राशि की वसूली कर सके। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋण आपको बैंक से लोन लेना है तो वैसे ही आपको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको लोन लेना है तो आपको गारंटी के तौर पे कुछ दिखाना होगा। ओके, जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो ये थोड़ी है कि आप गए कि मुझे लोन लेना और वो कहेगा अच्छा आओ बस फॉर्म भरो और ले लो लोन, ऐसा नहीं होता।
हमें प्रूव करना होता है कि इतना लोन हम चुका पाएंगे। ओके, तो इसलिए जो लोन मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है? जैसे गाड़ी पे लोन ले सकते हो, पशुओं पे लोन ले सकते हो, मकान के ऊपर लोन ले सकते हो, प्लॉट के ऊपर लोन ले सकते हो, जॉब है तो उस जॉब का जो कार्ड है उसके ऊपर लोन ले सकते हो। ओके, हमारी कितनी हैसियत है लौटाने की उसके ऊपर लोन मिलता है। अब कोई तो करोड़ों में ले लेते हैं, किसी को लाखों मिलते हैं, किसी को हजारों में मिलते हैं। तो हमें वो जो परिसंपत्तियां होती हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, वो हमें शो करनी होती है। इनको समर्थक ऋणाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर्थक ऋणाधार, यानी कि कोलेटरल्स बोलते हैं। ओके, यानी कि एक तरीके से गारंटी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन के ऊपर लोन ले रहा है तो उसको अपने जमीन के कागजात बैंक में जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आप लोन लौटाते रहे, आपके कागज डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं लौटाए तो भाई वो बैंक के क्या करेंगे? आपका लोन वसूल लेंगे। ऐसे ही देते हैं लोन। तो जो कि कैसे कहेंगे हम ऋण जो समर्थक ऋणाधार है उसको कैसे कहेंगे? कि लोन लेने के लिए हमें कुछ कागजातों की आवश्यकता होती है, या फिर हमें गारंटी के तौर पर अपनी संपत्ति के कागजात है वो दिखाने होते हैं। ओके, जमा करने होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। ओके, गारंटी के तौर पर जो भी हम जमा करा रहे हैं, जैसे कि आपकी कृषि योग्य जमीन है, या आपके पास जेवर है, गोल्ड पे भी गोल्ड लोन भी दे देते हैं, मुथूट फाइनेंस बहुत जगह देखा मैंने, मकान पे है, पशु के ऊपर है, गाड़ी के ऊपर है, जॉब पे हो तो उसके ऊपर है, तो इनके ऊपर लोन मिल जाता है और इन सभी को बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। सीधी भाषा में कहे तो गारंटी, कि हमें एक गारंटी जमा करवानी होती है, गारंटी देनी होती है कि हम लोन चुका देंगे, नहीं चुकाया तो आप इसको बेच करके वसूल सकते हो, उनको हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं। तो इतनी चीज़, बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई ना कि आरबीआई क्या है, बैंकों के क्या कार्य हैं, लोन कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, और ये समर्थक ऋणाधार क्या होता है। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आरबीआई के कार्य, यानी कि क्या क्या काम करता है आरबीआई। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तो मैंने बता दिया था कि ये मुद्रा जारी करता है। नोट है उसके ऊपर देखिएगा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, दोनों साइड लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा ब्याज की दरों का निर्धारित करते हैं, यानी कि बैंकों का बैंक है तो बैंक के लिए नियम कायदे कानून है वो निश्चित करता है आरबीआई। इसके अलावा देश की मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, यानी जब आर्थिक नीति होती है सरकार की तो उसमें सलाह भी देता है कि ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। इसके अलावा बैंकों को कुछ नगद राशि का संचयन करना, बैंकों की कुछ जो नगद राशि है, आमतौर पे ये होता है कि बैंकों को अगर लोन की ज़रूरत है, बैंकों को भी कई बार ऐसा होता है कुछ भाग जाते हैं, आपने माल्या के बारे में सुना होगा, पैसे लेकर के भाग जाते हैं, नीरव मोदी भागे, तो बैंक भी बेचारे पूरे हालात में आ जाते हैं, तो उनको लोन देता है वो आरबीआई देता है। ओके, इसके अलावा बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की जो कार्य प्रणाली होती है उसके ऊपर भी वो निगाह रखते हैं कि क्या ठीक से फंक्शन हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ है या नहीं है। ओके, तो ये होगी हमारी आज की वर्कशीट। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में भी 5 इजी क्वेश्चन दिए गए। ओके, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको पहले से आते हैं। पहला है, साख की औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? दो बात की थी ना, अनौपचारिक और औपचारिक, ये पूछ रहे हैं औपचारिक वाला कौन सा होता है ये बता दीजिए। तो साख के वह स्रोत जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं, नियम कायदे कानूनों का पालन करते हैं, उन्हें साख के औपचारिक स्रोत कहते हैं। ओके, यानी कि लोन के, ऋण के औपचारिक स्रोत कौन से? कि वो स्रोत जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं और नियम कायदे कानूनों का पालन करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऋण के औपचारिक स्रोत। जैसे बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, ये हो गए औपचारिक स्रोत। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया गया, आरबीआई के कार्यों पर एक नोट लिखिए। तो मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज कर दिया, ऊपर वाली लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल थी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ या लिख पाओ। पहला जो इसका कार्य होता है मुद्रा जारी करना, नोट जो जारी करता है वो आरबीआई करता है। दूसरा इसका कार्य बैंकों के कार्यों पर निगरानी रखना, एक तरीके से बैंकों की सास होती है आरबीआई। ओके, निगाह रखते हैं क्या करें क्या नहीं करें। ओके, तीसरा जो इसका कार्य होता है वो कार्य है बैंकों के लिए नियम तय करना। ओके, ये तीसरा कार्य, यानी कि बैंकों के लिए क्या नियम रहेंगे, क्या कुछ होना है, वो सारे सारे नियम तय करता है आरबीआई। चौथा, आवश्यकता होने पर बैंकों को ऋण भी देता है। पांचवा कार्य है सरकार की जो सरकार है उसको आर्थिक नीतियों के बारे में जरूरत हो तो सलाह भी देता है कि ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ठीक कर लोगे, 10th क्लास में हो गए, कर ही लोगे। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इसमें पूछा गया किसी एक समर्थक ऋण आधार का उदाहरण दीजिए। समर्थक ऋण आधार यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कोलेटरल्स, यानी कि जो गारंटी के तौर पे जमा कर सकते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। तो इसमें आप कृषि जमीन है, कृषि भूमि है, मकान है, पशु है, प्लॉट है, कुछ भी लिख दीजिएगा, एक ही लिखना है काफ़ी रहेगा। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। आपका मैक्सिमम 3 मार्क्स में आ सकता है, तो मैंने 3 पॉइंट्स ही किए हैं, अदरवाइज इसको लंबा भी खींचा जा सकता है।
पहला जो बैंक का कार्य होता है, बैंक लोगों से जमा स्वीकार करते हैं, यानी कि जो पैसा जमा करवाना चाहें तो वो कहते हैं वेलकम, जमा करवा दीजिए, ओके, और उन्हें जमा पूंजी पर ब्याज भी देते हैं। दूसरा जो कार्य होता है, बैंक लोगों को ऋण भी प्रदान करते हैं, यानी कि लोन भी देते हैं और उसके लिए ब्याज वसूलते हैं, देंगे तो भाई वसूलेंगे। तीसरा जो कार्य होता है, बैंक सरकार द्वारा स्कॉलरशिप, पेंशन या सब्सिडी आदि भी लोग के बैंक खाते में ट्रांसफर करते हैं, ओके। बैंक जो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप, पेंशन या सब्सिडी इत्यादि दी जाती है तो लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर कौन करता है? वो बैंक करता है। तो ये 3 प्रमुख कार्य, इतने कर लोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, जो लास्ट क्वेश्चन है, सा का कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों, ओके। तो ये भी हमारा 3 मार्क्स में, यहाँ अगर इस टाइप से पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। अगर दोनों में तुलना कीजिए तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 मार्क्स का है कि साख का औपचारिक स्रोत बेहतर है, ये हमें पता चल गया। क्यों है? यहाँ ब्याज की दर निश्चित होती है। दूसरा, ब्याज की दर कम होती है। तीसरा, ऋण वापसी के लिए गलत हथकंडे नहीं अपनाए जाते। चौथा आप लिख सकते हो कि इसमें नियम निश्चित रहते हैं। बस 5वें में लिख दो। एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? औपचारिक स्रोत में आते हैं बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना ही लिख दीजिएगा कि यहाँ ब्याज की दर निश्चित होती है, ब्याज की दर कम होती है और ऋण वापसी के लिए गलत हथकंडे, गुंडे वगैरह नहीं बुलाए जा सकते, ओके। तो ये थी हमारी आज की एक और मज़ेदार, बेहद शानदार, आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आए तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे वर्कशीट के लिंक है वो शेयर किए जाते हैं, गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाता है, आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पर। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो, रिप्लाई आपको मिलेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।